हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। मैं राकेश कुमार गोदारा आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 भूगोल फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशिष्ट क्षेत्र, जिसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, तो उसमें हमने पाठ के नाम के बारे में चर्चा की थी कि मानव भूगोल की प्रकृति में क्या क्या शामिल होता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में भूआकृति, जलवायु, विविध प्रकार के वनस्पति, विविध प्रकार के प्राणी जात, ये सब मानव भूगोल की प्रकृति में शामिल होते हैं। उनके विषय क्षेत्रों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषाएं देख चुके हैं। जैसे रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो रेडजेल मानव भूगोल के बारे में क्या बताते हैं। तो रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है, और इनकी जो परिभाषा है इसमें संश्लेषण पर जोर दिया गया है। दूसरी परिभाषा एलन सी सैंपल की आती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है। और एलन सी सैंपल की परिभाषा में गत्यात्मकता पर जोर दिया गया है। उसके बाद में हमने विडाल डी लाप्लास की परिभाषा पढ़ी थी। उन्होंने बोला था कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों को नया विचार एवं प्रदान करती है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच अन्योन्य क्रिया है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया है। इसके बाद हमने 3 विचारधाराएं पढ़ी थी, निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसमें नीचे रुको और जाओ जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस परिभाषा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रकृति का मानवीकरण क्या है, मानव का प्राकृतिकरण क्या है, और 1970 के दशक में किन किन नई विचारधाराओं का उदय हुआ, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, तो देखिए, पढ़ने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मानव भूगोल का प्राकृतिकरण है क्या। तो देखिए, सिंपल परिभाषा में भूगोल को जब तक आप स्वयं से जोड़कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप रट रहे हो। तो हमारा एक ही ध्येय है कि आप रटे नहीं, हर चीज को समझिए। तो देखिए, मानव का प्राकृतिकरण है क्या, साधारण एंड सिंपल। यानी जब मानव के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, यानी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि मानव प्रकृति में कोई बदलाव कर पाता, तो उस समय मानव क्या करता था, उस समय मानव स्वयं को प्रकृति के अनुसार ही रखता था। यानी जैसा प्रकृति मानव के साथ व्यवहार करती, वो मानव है वो उस हिसाब से ढल जाता था। उसी को कहा जाता है मानव का प्राकृतिकरण। यानी मानव जब प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पाता तो वो स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, इसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। जब मानव स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। जब मानव स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, अर्थात जब मानव अपनी क्रियाशीलता से प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पाता, प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पाता, तो वह स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। इसे मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है।
मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो सिंपल सी एक बात है, यानी जब हमारे पास दूरभाष नहीं थे, यानी मोबाइल नहीं था, तो लोग जाकर के संदेश पहुंचाते थे, यानी हम प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे। आज हमारे पास मोबाइल है तो हम घर बैठे किसी को कॉल करके पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछना हो या कुछ बताना हो तो हम कर सकते हैं ऐसा। जब साधन नहीं थे, परिवहन के साधन नहीं थे, तो एक व्यक्ति के द्वारा ही संदेश वो पहुंचाया जाता था। आज हमारे पास साधन है तो हमने क्या किया, हमने प्रकृति में बदलाव किया है। ठीक है, तो इसे मानव का क्या कहा जाता है, इसे मानव का कहा जाता है प्राकृतिकरण। अब हम पढ़ते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। देखो प्रकृति का मानवीकरण क्या है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, यानी प्रकृति को मानव के अनुसार बदलना, यानी प्रकृति को जब हम अपने अनुसार बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उससे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। तो सिंपल परिभाषा, सीधी सी परिभाषा क्या है इसकी, जब मानव तकनीक की सहायता से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब मानव अपनी क्रियाशीलता के कारण प्रकृति में बदलाव कर लेता है तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। और इसे ही सामान्य भाषा में रूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरण, रूप का अंतरण, रूपांतरण, यानी प्रकृति के रूप का हमने क्या कर दिया, अंतरण, यानी बदल दिया, प्रकृति का रूप बदल दिया, तो इसे क्या कहा जाता है, रूपांतरण भी कहा जाता है। तो ये आपका मानव का प्राकृतिकरण और ये हो गया प्रकृति का मानवीकरण। अब एक परिभाषा आती है पर्यावरणीय निश्चयवाद। किसकी, पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है जिसे आदिम समाज था, जब मानव है वो आदि मानव कहा जाता मानव को। उस समय क्या होता था, प्रकृति की शक्तियां हैं वो प्रबल होती थी। उस समय मानव प्रकृति के साथ किस प्रकार से संबंध बनाता था उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। यानी हम कहें आदिम मानव समाज है, आदिम मानव समाज है, आदिम मानव समाज है तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों, आदिम मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक नोट लगाकर और लिख लीजिएगा, ये भी पेपर में आई हुई लाइन है, आपकी बुक में सीधी दे रखी है। भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति के नाम से जाना जाता है। यानी पर्यावरण जैसा हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे क्या कहा जाता है, माता प्रकृति कहा जाता है। तो ये लाइन लिख लीजिएगा, भौतिक पर्यावरण को, भौतिक आ जाए या फिर यहाँ पर भौगोलिक आ जाए या फिर यहाँ पर प्राकृतिक आ जाए, यानी भौतिक पर्यावरण हो चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो चाहे आपका भौगोलिक पर्यावरण हो, ये सब क्या है, ये सब माता प्रकृति के नाम से जाने जाते हैं। यानी मैं यहाँ लिखता हूँ भौतिक है, प्राकृतिक है या भौगोलिक पर्यावरण है या भौगोलिक है पर्यावरण को
माता प्रकृति के नाम से जाना जाता है। माता प्रकृति के नाम से जाना जाता है। माता प्रकृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों की। मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे मानव भूगोल के क्षेत्रों की बात करें तो सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है। ये सब मानव भूगोल के क्या है? क्षेत्र है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल के क्षेत्रों की। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र। अब इसके साथ में आपको उपक्षेत्र लिख लेने ताकि याद करने में आसानी हो, बार बार नहीं लिखना पड़े। तो मैं याद लिख दूं मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र, क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। क्षेत्रों के साथ में आपको उपक्षेत्र लिखा दूंगा मैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्षेत्र। क्षेत्र में नंबर 1 हम लिखेंगे सामाजिक भूगोल। क्या है? सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? उपक्षेत्र क्या? उपक्षेत्र। उपक्षेत्रों में देखो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों में बात करें तो देखो रट्टा नहीं मारना है, सीधा समझो। व्यवहार हमारा कहाँ काम आता है? समाज के अंदर काम आता है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है। दूसरा, समाज के अंदर 2 लिंग प्रचलन में है। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो लिंग भूगोल, लिंग भूगोल में लिंग भूगोल किसका उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है लिंग भूगोल, लिंग भूगोल। संस्कृति किसकी होती है? समाज की। और सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। अवकाश भूगोल, अवकाश भूगोल, अवकाश भूगोल। 4 याद कर लीजिएगा, ज्यादातर 3 पूछे जाते हैं कि सामाजिक भूगोल के लिए 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। सीधा प्रश्न आता है, 1.5 नंबर का प्रश्न आता है लघुत्रात्मक प्रश्न में कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो 3 उपक्षेत्र आप 4 याद कर लीजिए। व्यवहारवादी भूगोल है, लिंग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, अवकाश भूगोल है। और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो चिकित्सा भूगोल भी सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। ठीक है। अब दूसरा जो आता है मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में नंबर 2 सबसे बड़े, इनमें से पूछे जाते हैं ज्यादा प्रश्न। या तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछा जाता है या फिर आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछा जाता है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करेंगे। यहाँ यह क्षेत्र है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उपक्षेत्र, क्षेत्र और उपक्षेत्र। क्षेत्र कौन से? तो क्षेत्र है नंबर 2 हमारा आर्थिक भूगोल। क्या है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल कहें तो कौन सा? जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। तो आय हमें नंबर 1 प्राप्त होती है संसाधनों से। तो ये संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल। आय प्राप्त होती है उद्योगों से। तो उद्योग भूगोल। आय प्राप्त होती है व्यापार से। आय व्यापार से भी प्राप्त होती है। तो व्यापार में हम क्या लिखेंगे? विपणन। क्या लिखेंगे? विपणन भूगोल। तो ये आपका विपणन भूगोल। आय प्राप्त होती है कृषि से। तो हम लिख देंगे नंबर 4 कृषि भूगोल, कृषि भूगोल। सामाजिक, ये आर्थिक भूगोल के कई और उपक्षेत्र भी हैं लेकिन आपको 3 ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आप 3 याद रख लीजिएगा। और इन्हें याद रखना ज्यादा कठिन नहीं है। ज्यादा कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाम के हिसाब से भी पता चल रहा है। आर्थिक भूगोल यानी जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। आय किन किन से प्राप्त होती है? तो हमें संसाधनों से आय प्राप्त होती है, हमें उद्योगों से आय प्राप्त होती है, हमें व्यापार से आय प्राप्त होती है, हमें कृषि से आय प्राप्त होती है। तो ये सारे के सारे किसके उपक्षेत्र हैं? ये सब के सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 उपक्षेत्र की बात करें। 3 आता है राजनीतिक भूगोल। क्या आता है? राजनीतिक
भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तीसरा क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के दो उप क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक तो है सैन्य भूगोल, सैन्य भूगोल। और क्या होता है राजनीति में? निर्वाचन। तो नंबर 2 निर्वाचन भूगोल। क्या है? निर्वाचन भूगोल, निर्वाचन भूगोल। अब चौथा जो उपक्षेत्र आपका बचा है वो है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ये इतने आपके सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, यह मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अब मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो सामाजिक भूगोल के अंदर मानव भूगोल में उप क्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अवकाश भूगोल, और आप लिखना चाहो तो चिकित्सा भूगोल इसी का है। ऐतिहासिक भूगोल भी सामाजिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है। इतिहास किसका है? समाज का ही तो इतिहास है। तो ऐतिहासिक भूगोल भी किसका उप क्षेत्र हुआ? सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र हुआ। जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं पूरी भूगोल का अध्ययन यहाँ करवाने वाला हूँ। आप मेरे ये नोट्स अगर उतारते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1% मेरे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। मैं 6 साल से भूगोल का लगातार अध्ययन करवा रहा हूँ और आज तक के रिकॉर्ड में 1% मेरी पढ़ाई वैसे बाहर नहीं गया है। तो आप निश्चित रहिए, आपका 1% खाली स्थान भी आपका यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और एकदम आसान भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। इजी लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स है वो बचे हैं, वो हम आज ही क्लियर करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं इनकी। तो चलिए हम बात करते हैं आगे 1970 के दशक में उदय हुई विचारधाराओं। तो 1970 के दशक में किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ था, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार पेपर में कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में उदय हुई विचारधाराएं, उदय हुई विचारधाराएं, विचारधाराएं। तो 1970 के दशक में किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ था उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1970 के दशक में एक जो विचारधारा आई आपकी वो थी आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी या इसका एक नाम और आता है रेडिकल। क्या आता है? रेडिकल विचारधारा। दूसरी जो विचारधारा आती है उसका नाम है कल्याणपरक। कल्याणपरक, इसी का एक नाम और आता है मानवतावादी। मानवतावादी विचारधारा, विचारधारा। तीसरी जो आती है उसका नाम है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। तो 1970 के दशक में इन 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था। कई बार प्रश्न यहाँ से सीधा किया जाता है कि 1970 के दशक में उदय हुई विचारधाराओं के नाम लिखिए। तो ये 3 नाम है, आमूलवादी विचारधारा जिसको रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं, कल्याणपरक विचारधारा जिसे मानवतावादी विचारधारा भी कहा जाता है, और व्यवहारवादी विचारधारा। ये 3 विचारधाराएं आपकी 1970 के दशक में उदय हुई थी। अब इनकी अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा। कई बार सीधा प्रश्न किया जाता है कि आमूलवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए या समझाइए या परिभाषित कीजिए। तो सीधा सा आपको याद रखना है, आमूलवादी जो विचारधारा है वो
गरीबी तथा असमानता की खोज पर बल देती है। किस पर बल देती है? गरीबी तथा असमानता की खोज पर। यानी ये विचारधारा क्या बताती है कि गरीबी तथा असमानता क्यों है, इसके बारे में खोज करती है। तो हम लिखेंगे यह विचारधारा, यह विचारधारा गरीबी तथा असमानता की खोज पर बल देती है। गरीबी तथा असमानता की खोज पर बल देती है। गरीबी तथा असमानता की खोज पर बल देती है। और एक बात इस विचारधारा में आपको याद रखनी है, यह विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है। सिद्धांत का अनुसरण करती है। अब आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर मत जाइएगा कि ये सिद्धांत हमें पढ़ना है, ये सिद्धांत आपको कुछ कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है। तो वो आमूलवादी विचारधारा या फिर आपको मिल सकता है रेडिकल विचारधारा। ठीक है, तो ये विचारधारा किसका अनुसरण करती है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करती है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ इसमें एक पॉइंट डाल सकते हो कि इस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी विचारधारा आती है हमारी कल्याणपरक विचारधारा। कौन सी? कल्याणपरक विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा क्या है? इसको मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। कल्याणपरक विचारधारा में सीधी सी बात है, कल्याणपरक यानी कल्याण की बात होगी इसमें। तो यह विचारधारा क्या करती है? मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे भोजन है, आवास है, कपड़ा है, इन सब पर क्या करती है? जोर देती है। तो ये मानव कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास आदि पर जोर देती है। ये लिखना इसमें, यह विचारधारा मानव कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन है, कपड़ा तथा आवास की खोज पर बल देती है। आवास की खोज पर बल देती है। इतनी बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है इसमें? या तो आपसे कल्याणपरक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, ये विचारधारा सीधी पूछी जा सकती है, या फिर आपको ये दिया जा सकता है कि मानव कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं की खोज पर बल देने वाली विचारधारा है, तो वो कल्याणपरक विचारधारा है। ठीक है, अब तीसरी विचारधारा की बात करते हैं हम। नंबर 3 कौन सी विचारधारा है? व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहती है? व्यवहारवादी विचारधारा है व्यवहार में, तो व्यवहार को हम किससे अनुभव करते हैं? तो व्यवहार को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो यह विचारधारा भी प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव प्रजाति
तथा धर्म पर आधारित पक्षों पर बल देती है। तो इसमें हम ये लिखेंगे, व्यवहार को कैसे अनुभव किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। तो यह विचारधारा भी यही कहती है। तो हम इसमें लिखेंगे, यह विचारधारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ है मानव प्रजाति तथा धर्म पर आधारित पक्षों पर बल देती है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।